स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट जो मॉडल पेपर ये जारी हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। दोस्तों हम लोग सोशल साइंस का 5 सेट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं और 1 सेट और 2 सेट आपका यानी कि सेट 1 सेट 2 आपका जो है सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। और मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों आप सभी का सब्जेक्टिव रहने वाला। ठीक है, और जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा है सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहे। और अगर आप जो सेट 5 का 5 ऑब्जेक्टिव सेट या सेट 1 सेट 2 का सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक कीजिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, 7 गो प्रश्न पूछेगा, 5 गो का उत्तर दे दीजिएगा और आपको 10 नंबर मिलेगा। कब मिलेगा तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कहता है कि कॉर्न लॉग क्या है। दोस्तों मैं आपको कई वीडियो में बताया हूं, अगर आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और प्रश्न में ही दोस्तों एक ऐसा पॉइंट रहता है छुपा हुआ जिसके कारण दोस्तों आप जो है पूरा यानी कि सेंटेंस को आंसर में बदल सकते हैं। कॉर्न का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कॉर्न का मतलब होता है मक्का, और मक्का यानी कि मकई पर आयात के लिए रोक लगाया था, उसे हम लोग कॉर्न लॉग कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसे क्यों समाप्त कर दिया गया था और इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए थे। ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगा दिया गया था। ब्रिटेन में मक्का के आयात पर क्या किया है, रोक लगा दिया गया और इसे ही हम लोग कॉर्न लॉग कहते हैं। कॉर्न मतलब क्या होता है, मक्का होता है। ठीक है, चलिए इस लॉ के कारण ब्रिटेन में ठीक है खाद्य पदार्थों के दाम बहुत बढ़ गए थे। किस लॉ के कारण, तो कॉर्न लॉ के कारण। जब आयात नहीं लगता था ठीक है तब ब्रिटेन में दोस्तों यहाँ पर मक्का पे दोस्तों बहुत ज्यादा यहाँ पर खाद्य पदार्थों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और यहाँ पर क्या किया था, लोग जो है दोस्तों ये नाराज हो गए थे और इसलिए समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसकी समाप्ति से क्या हुआ, तो खाद्य कीमतें में जो है दामों में गिरावट आ गया। ठीक है, बढ़ गया था और अब इसको समाप्त करने पर जो है दाम भी जो है नीचे गिर गया यानी कि गिरावट आ गया। चलिए 2 नंबर कहता है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। फिर वही बात, पॉइंट को समझते हैं, आंसर अपने आप उगल के आएगा, बाहर उगलेगा। ठीक है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। देखिए दोस्तों स्पिनिंग जेनी मशीन जो एक प्रकार का सूती कपड़ा का कुछ ऐसा मशीन था। ठीक है, इसमें देखिए जो ब्रिटेन की महिलाएं हैं ये अपने बेरोजगारी से भय के लिए यानी कि रोजगार से इसको दोस्तों डर लगता था, बेरोजगारी से यानी कि भय से क्या किया तो स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया था। कैसे क्या था, बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। स्पिनिंग जेनी मशीन के आने से उन्हें अपना रोजगार छिनचाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किए थे। बस सिंपल सा वाक्य, उनको अपना रोजगार सता रहा था और मान के चलिए अगर स्पिनिंग जेनी मशीन आता है इनका जो है रोजगार से हटा दिया जाता तो इनका रोजी रोटी कैसे चलता। बस इतना ही सिंपल सा सेंटेंस को लिखा गया है। 3 नंबर कहता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। देखिए दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने वाला था, हिस्सेदारी करने का सही नहीं करने का क्या, तो हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। जबकि राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने, सरकार बनाने या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। दबाव समूह में नियंत्रण रखना नहीं होता है और यहाँ पर राजनीतिक दल में होता है। बस सिंपल है। ठीक है, चलिए 4 नंबर कहता है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। सत्ता की साझेदारी का विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। सत्ता में साझेदारी विभिन्न रूपों में होती है, जैसे कि क्षैतिज वितरण पर और ऊर्ध्वाधर वितरण पर। क्षैतिज वितरण पर और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण पर। ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर 36 में हो जाएगा। दोस्तों क्या क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर में बात करें ठीक है तो ऊर्ध्वाधर में कार्यपालिका न्यायपालिका ये सब होता है और 36 में दोस्तों राज्य सरकार केंद्र सरकार ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं और जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाती है। पेड़ पौधे जीव जंतु में इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं और वनों को जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र भी माना गया। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ है, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जैसे कि आप, मैं, घास, पेड़, बकरा, बकरी, कुछ भी। ये क्या है तो ये जैव विविधता का क्या है तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं
में इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अंतर को जैव, मान के चलिए जो मनुष्य काम कर सकता है वो पेड़ पौधा कर सकता है नहीं, जो मनुष्य कर सकता है वो जानवर कर सकता है नहीं, इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं और वनों को जैव विविधता का विशेष क्षेत्र भी माना गया। चलिए अब नेक्स्ट जो 5 नंबर हो गया, 6 नंबर कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं। सार्वजनिक मतलब सब, ठीक है, सभी के लिए। ऐसा क्षेत्र जो सरकार के अधिकार में आता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे दोस्तों पोस्ट ऑफिस, ये सभी जनता के लिए क्या है, तो सार्वजनिक, यानी कि सभी लोग पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में डाक द्वारा जो अपने चिट्ठियों को पहुंचा सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। और सरकारी विद्यालय जैसे कि बहुत सारे बच्चे अपना जो है अध्ययन ग्रहण कर पाते हैं। 7 नंबर कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, यह तिलक उतरिए का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और अभी तक जो भी बंदा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। और भी आपका जो है कुछ सब्जेक्ट का जो है सीट बाकी है उसका सोल्यूशन दोस्तों जल्दी में लाने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन है आप जो है क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते, वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं का क्या करता है, पूर्ति करता। मुद्रा यानी कि पैसा का उपयोग नहीं होता और अपने आवश्यकताओं का पूर्ति करता, उसी को हम लोग वस्तु विनिमय या विनिमय का माध्यम कहते हैं। यानी कि पहले मुद्रा नहीं था, पहले वस्तु विनिमय ही होता था। वो एक गाय देता था तो इधर से 4 बकरी लेता था, इस तरह से होता था। ठीक है, चलिए क्या बात है। अब नेक्स्ट आ गया लघु उत्तरीय, 7 गो पूछेगा, इसमें भी प्रश्न संख्या 8 से 14 तक में 5 गो का उत्तर दे दीजिएगा और 15 नंबर आपको यहाँ से पक्का। ठीक है, चलिए कहता है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना। 2 पर जलियांवाला बाग था और रोवल एक्ट है और चोरा चोरी हत्याकांड है। तीनों में से 2 गो, तो हम लोग तीनों को देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुई तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे, यानी कि जो क्या कहता है निहत्थे, जो हत्या नहीं किया था वो लोग भी मारे गए। कहने का मतलब दोस्तों जलियांवाला बाग से आप ये क्या समझते हैं, जो कि घटना 13 अप्रैल 1919 में होता है। ये एक कलंकित घटना था, इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। कौन मारा था, ब्रिटिश लोग मार दिया था। ठीक है सर, अंग्रेज लोग, किससे, गोली से मारा था। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर है कि रोवल एक्ट। तो रोवल एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर किसी भी भारतीय बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता है, और इसे हम लोग रोवल एक्ट कहते हैं। और रोवल एक्ट कब पारित हुआ, नीचे सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, अब 3rd है दोस्तों कि चोरी चोरा हत्याकांड। तो देखिए चोरी चोरा हत्याकांड में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चोरी चोरा हत्याकांड नामक जगह, ठीक है, नामक जगह में यहाँ पर हिंसा की घटना हुई थी, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जलकर भस्म हो गए, और इस घटना को चोरी चोरा हिंसात्मक घटना कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये तीनों आपका दर्दनाक घटना वाला था। ठीक है, ये से आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चोरी चोरा हत्याकांड में क्या होता, 22 गो पुलिसकर्मी जो है भीड़ में जब भीड़ लगा था दोस्तों, तो पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिसमें 22 गो पुलिस जो है मर गए थे, यानी कि जलकर मर गए थे। ठीक है, इसको हम लोग चोरी चोरा हिंसात्मक घटना का नाम दिए थे, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन जो है वापसी ले लिए थे। कौन लिए थे, तो महात्मा गांधी ले लिए थे। ठीक है, 9 नंबर है प्रश्न की महामंदी के कारण की व्याख्या करें। तो महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कीमत गिरने लगे थे, भारत में कीमतें गिर गए। इस अवधि में गेहूं की कीमतें 50% गिर गए और महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ेगा कि नहीं दोस्तों, 100% पड़ेगा। जो किसान मान के चलिए गेहूं को मान के चलिए दोस्तों, वो मान के चलिए कि 10 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं खरीद कर रोपाई करता है, और वो दोस्तों 10 रुपये खरीदता है, तो मान के चलिए बाजार में इसका रेट अगर 20 रुपये बेचता तो इसको 10 रुपये फायदा होता। लेकिन क्या हुआ, तो 20
मान के चलिए 20 रुपये बेचने का जगह कितना बेच रहा है, इसका आधा यानी कि 10 रुपये बेच रहा है। तो क्या उसका जो जो गेहूं भी उपजाए, साथ में मेहनत भी क्या, सब बर्बाद। यानी कि वो कर्ज में डूब गए, वो परेशान हो गया, पूरा एकदम क्या हुआ, तो महामंदी का शिकार बन गए। कौन? गरीब किसान। ठीक है, कृषि उत्पादों की कीमत गिरने के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिला। ठीक है, उन्हें टेक्स्ट पे जो कि गेहूं पे मिलता था, ठीक है, उनकी ऋणग्रस्त बढ़ गई थी, उन्हें अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखने पड़ी। ये तो बात दोस्तों सत्य है। अगर कोई भी किसान अगर कर्ज में डूबता तो दोस्तों वो अपना जो खेती या जमीन बेचता, क्योंकि उनके पास खेती या जमीन ही हो सकता है, पैसा तो होता नहीं है। क्यों पैसा नहीं होता? क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं। और आप सभी को चावल गेहूं जो भी आप खाते हैं वो क्या करते हैं, वो उपजाते हैं, और उसमें भी उनका जो है क्या करता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यह होता है दोस्तों किसान के साथ, भारतीय किसान के साथ, और भी अन्य किसान के साथ होता है। ठीक है, 10 नंबर कहता है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले सकता है। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले सकता है, आपको बताना है। देखिए, भारत एक सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म समुदाय लोग रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता, समानता, रूप, रंग अलग अलग है। सभी का व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय, पढ़ाई के विषय, खेल का, संस्कृति गतिविधियां अलग अलग होती है। इनका चुनाव लोगों के अपने मनपसंद पर निर्भर करता है। इन्हें सामाजिक विद्रोह के कारण सामाजिक समूह में बनते हैं, और जब सामाजिक असमानता विद्रोह का रूप ले लेता है तो सामाजिक विभाजन हो जाता है। पूर्ण रूप से अगर हम लोग समझे तो सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लगता है। मान के चलिए दोस्तों, जो भारत में विभिन्न तरह के जाति धर्म लिंग समुदाय मसले रहते हैं, जिसमें दोस्तों उनका अलग अलग व्यवसाय होता है, अलग अलग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और यही में दोस्तों वो अपना सरकार भी चुन सकते हैं। और अगर जो सामाजिक विद्रोह के कारण सामाजिक समूह बनते हैं, जब सामाजिक असमानता विद्रोह का रूप ले लेता है तो क्या होता है, तो सामाजिक विभाजन होता है। बस चलिए 11 नंबर कहता है कि राजस्थान का शुष्क और आर्द्र सुख, ठीक है, क्षेत्रों में वर्ष जल संग्रहण किस प्रकार से किया। जब राजस्थान में शुष्क या आर्द्र सुख यानी गर्मी का मौसम आता है, शुष्क पूरा एकदम गर्म इलाका में, तब वर्षा का जल संग्रहण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है, क्योंकि वहां उचित वर्षा नहीं होते हैं। इसलिए राजस्थान में जल संग्रहण के लिए लोग भूमिगत टैंक का उपयोग करते हैं। भूमिगत टैंक, जिसको दोस्तों हम लोग जो है तमिल भाषा में बोले तो टांका बोला जाता है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता है और इसमें पानी भरा जाता है। यह भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़ा हुआ होता है और पाइप छत से जुड़े होते हैं, ताकि बरसात का सारा पानी इन पाइपों के सहारे टैंक में जमा हो जाए। यानी कि दोस्तों घर के आंगन में बनाया जाता है भूमिगत टैंक, और उसका पाइप सीधा कनेक्ट रहता है, छपरा बोले या छपरी बोले या छत्ता बोले। ठीक है, उसमें से जो भी पानी टपकते हैं पाइप के माध्यम से, कुछ भी माध्यम से छत्ता पे का, तो क्या होता है, तो भूमिगत टैंक में सीधा प्रवेश करता है। और इस प्रकार से राजस्थान लोग क्या करता है, छत पर भी जो है वर्षा जल संग्रहण करते हैं। शुष्क और आर्द्र वायु शुष्क में खेतों को वर्षा वाले भंडारण क्षेत्र में बदल दिया जाता है। सिंपल सा भाषा। तो दोस्तों समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्यारा से एक लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सभी दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और इस प्रकार से जल संग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि चावल की खेती किन जगहों पर किया जाता है, इसके लिए भौगोलिक परिस्थिति क्या है, ये कितने तापमान सहन कर पाता है, कितना पानी इसका जरूरत होना चाहिए, तो सभी जानकारी यही मिलेगा। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। ठीक है, दो कहें या कुछ भी कहें, यहाँ पर काट लेते हैं। ठीक है, इसको उगाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए पहले देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा का होना चाहिए, और जलोढ़ और दोमट मिट्टी का होना चाहिए। उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। समतल भूमि होनी चाहिए, ताकि जल जो है ज़्यादा दिनों तक पानी जो है इकट्ठा रहे, और आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग चावल की खेती कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर कहता है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का वर्णन कर। वस्तु विनिमय का कठिनाइयों का वर्णन करें। देखिए, वस्तु विनिमय के निम्नलिखित प्रकार से कठिनाइयों का वर्णन हम लोग करते हैं। तो पहला कहता है दोस्तों दोहरे संयोग का अभाव। इस प्रणाली में व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसके आवश्यकताओं की वस्तु हो, और वह व्यक्ति अपने वस्तु के बदले स्वयं एवं उस मनुष्य की वस्तुएं लेने की तैयार हो।
दोहरे संयोग, यानी कि जो आवश्यकता है वो चीज आसानी से मिल जाए तो इससे दोहरे संयोग से बच सकते हैं। दूसरा नंबर, मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई भी माप नहीं होता है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं में तुलना नहीं किया जा सकता। दोनों ही पक्ष अलग अलग अपनी अपनी वस्तुओं का अधिक मूल्य जो अंकते हैं, यानी कि सब चीज का अलग अलग मूल्य होता है दोस्तों। आप आटा का मूल्य और गेहूं का मूल्य एक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गेहूं हो गया, गेहूं का मान चलिए 20 रुपये है, तो 20 रुपये से ये पिसाई उसाई लगा तो आपको मिलता है 30 रुपये, इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए सर 4 नंबर का 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर का पॉइंट। तो वस्तु का विभाजन में कठिनाई, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जैसे गाय, बैल, बकरी, भेड़ बकरी, ठीक है, कुर्सी मेज आदि, क्योंकि इनका विभाजन करने से इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। इसका विभाजन कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। काफी बार आपको ये वाला प्रश्न आपको बताया, काफी वायरल प्रश्न, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों का श्रम का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के माध्यम से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग देशों से क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। ये जो है दोस्तों संबंध, यानी कि विभिन्न देशों के बीच के संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को जुड़ाव रखता है, इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये रहा लघुतरीय, दीर्घ लघुतरीय रहा था, अति लघुतरीय अब समाप्त हुआ। अब आता है दीर्घ उत्तरीय, इसमें 5 को प्रश्न पूछता है, 3 का उत्तर देना है और 15 नंबर दीर्घ उत्तरीय में लेना है। चलिए 15 नंबर कहता है कि 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाई और बताएं कि आंदोलन में क्यों शामिल हुए, ठीक है। देखिए उत्तर यहाँ हो गया, ठीक है, उत्तर यहाँ लिखना चाहिए। उत्तर 1921 में असहयोग आंदोलन भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों में हिस्सा लिया, और लेकिन हर एक की अपने अपने आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित है। चलिए कौन कौन से है देखते हैं। तो शिक्षित मध्यम वर्ग शहरों में, शिक्षित मध्यम वर्ग, ठीक है, शिक्षित मध्यम वर्ग में पहले हम लोग देखें तो वर्ग शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थी ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, सही बात है दोस्तों, छोड़ दे। शिक्षक ने यहाँ तक इस्तीफा भी दे दिया था, वकील मुकदमा लड़ना बंद कर दिया था। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते थे, ठीक, उनके बराबर पढ़े लिखे क्या अंग्रेजी अफसर बन जाते थे, लेकिन वो नहीं, भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों से मुकाबले में कम मिलता था। इसलिए दोस्तों क्या किया, तो भारतीय लोग ने, जो शिक्षित भारतीय वकील थे वो मुकदमा लड़ना बंद कर दिए। जो शिक्षक थे ये पढ़ाने में क्या के इस्तीफा दे दिए। हजारों विद्यार्थी ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। काहे छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए क्योंकि अंग्रेजों को ज्यादा वेतन मिलता था और भारतीय को कम वेतन मिलता था, इसलिए छोड़ दिए। वे केवल कलर के ही पैदा होते थे, ठीक है, और कलर के ही मर जाते थे, इस कलर का, ठीक है। और क्या कहता है, इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण शिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार का विरोधी था। बात सही है दोस्तों। चलिए अब है 2 नंबर का पॉइंट है कि व्यापारी वर्ग बहुत से स्थानों पर, ठीक है, व्यापारी वर्ग दूसरे का पॉइंट है, ठीक है, बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने में इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज क्या कहते हैं, सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन में ले आते थे और वहां से तैयार माल का ले जाकर अधिक कीमते पर भारत में बेचते थे। भारतीय व्यापारी को इससे बहुत नुकसान होता था। व्यापारी मार्ग में कैसे हुआ, तो व्यापारिक मार्ग में दोस्तों जो अंग्रेज लोग है ये क्या करता था, अंग्रेज सस्ते दामों से कच्चा माल खरीदता था, ब्रिटेन से ले जाते थे और क्या कहता भारत में आकर बेचता था, जिसके कारण भारतीय का जो व्यापारी है इनको बहुत नुकसान होता था। इनको उपजाने में, कुछ व्यापार करने में ज़्यादा पैसा लगता था और ये ब्रिटेन से जो है क्या किया था, तो अंग्रेज लोग सस्ता से खरीद कर लाता था और महंगा बेच देता था या किसी प्रकार से बेच देता था, ठीक है, भारत में। 3 नंबर है कि सामान्य जनता, तो देखिए असहयोग आंदोलन का एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों तथा चीजों का बहिष्कार कर दिया। शराब की दुकानों को पिकेटिंग यानी कि बंद कर दिया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है, विदेशी कपड़े को क्या किया, पूरा सा जला दिया गया। आम जनता अंग्रेजों के त्याग पत्र से दुखी हो चुके थे। आम जनता क्या हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार से, ठीक है, त्याग पत्र बोले, अत्याचार से दुखी हो चुके थे और इसलिए उसने
बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था और इसके नेतृत्व कौन थे, नीचे कमेंट इसमें कमेंट करना है। ठीक है, 4 नंबर का पॉइंट है बगान मजदूर। ठीक है, गांधी जी के विचार और स्वरोज की अवधारणा जब मजदूरों को समझ में नहीं आई तो वे बगानों की क्या क्या 4 दीवारों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए और वे अपने अधिकारियों के अवहेलना करने लगे और वे बगान को काम छोड़कर अपने घरों को लौट गए, क्योंकि उनका लगने लगा कि गांधी राज आते ही सबको जमीन मिल जाएगा, इसलिए क्या क्या बगान मजदूर बगान को छोड़ दिया था। चलिए अब 16 नंबर कहता है, 16 नंबर दोस्तों कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए, ठीक है, यहाँ पर आपको युक्तिपरक एक नैतिक कारण बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो युक्ति कारण वे है जो सोच समझ कर लिया गया हो तर्क होता है और जिन्हें लाभ हानि को सामने रखकर अपनाया जाता है। ठीक है, पहला सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करते हैं। दूसरा है यह भेदभाव को कम करती है। तीसरा ये विभिन्न विविधताओं को क्या करता है, विविधताओं को अपने में समेट लेती है। चौथा है कि सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। चलिए अब 17 नंबर पर प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर कहता है दोस्तों कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। कैसे? सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा उपयोगी है। कैसे आपको पता? देखिए सड़क परिवहन में दोस्तों सड़क परिवहन रेल की अपेक्षा अधिक क्या है, उपयोगी इसलिए है क्योंकि पहला देखें तो सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, बात सही है। और सड़क का निर्माण दोस्तों आप कहीं भी कर सकते हैं। सड़क निर्माण से दोस्तों आप यातायात करके आप जो घर तक भी पहुंच सकते हैं। सड़क निर्माण ऊपर खाबर जमीन पटरीली कहीं पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन रेल मार्ग को नहीं। क्या ट्रेन से आप सीधा घर में पहुंच जाते हैं? नहीं सर, हमें टेम्पो लेना पड़ता है, बस लेना पड़ता है या फिर किसी के बाइक का जरूरत पड़ता है। तो सड़क मार्गों में रख रखाव भी बहुत कम खर्च होते हैं। इसके निर्माण में कम समय, कम श्रम पूंजी तथा कम यहाँ पर तकनीकों की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है किसी भी प्रकार की, ठीक है, आकृति वाले रास्तों पर सड़क निर्माण संभव नहीं है, जबकि रेल मार्ग को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3 नंबर है कि सड़कें व्यक्ति को उसके दरवाजे तक छोड़ सकती है, जैसे कि मैं आपको बताया, जबकि रेल निर्धारित स्टेशन पर ही रुक जाती है। ठीक है, चौथा है सड़क के माध्यम से निर्माण केंद्रों में उत्पादित अनेक वस्तुएं उपभोक्ताओं तथा प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा दी जाती है और इसमें माल को बार बार लादना उतारना नहीं पड़ता है। लेकिन ट्रेन में एक स्टेशन या मान के चलिए वहां से दूसरा स्टेशन बनना है तो वहां से रोक देता है। लेकिन जो सड़क परिवहन में टेम्पो को रिजर्व कीजिए, बस को रिजर्व किया, वहां से आराम से चलते बढ़िए। ठीक है, 5वां है सड़क मार्गों पर संचालित वाहनों का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। इसके विपरीत हो जाएगा रेल संरक्षण नियमित रूप से नहीं हो सकता। बस अब नेक्स्ट 218 नंबर कहता है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाती है, उदाहरण देख समझे। मैंने अभी आपको बताया वस्तु विनिमय में क्या होता है, तो 4 बकरी एक गाय के बराबर माना जाता है। ठीक है, यानी कि उसको एक गाय लेना है तो इसको 4 बकरी देना पड़ता था। तो इस प्रकार से होता था। मान के चलिए अगर वस्तु विनिमय से दोस्तों आप जो दुकान में जाएंगे, दुकानदार से आप चावल मांगेंगे, मुझे 1 किलो चावल दे। अगर दुकानदार आपसे बोले कि मुझे आप पहले 1 किलो गेहूं दो तब मैं आपको चावल दूंगा, तो क्या आप गेहूं दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके पास ना गेहूं है, ना चावल है, ना किसी प्रकार का राशन का सामान है। तो इस तरह से दोस्तों मुद्रा अगर नहीं होता तो आज के दैनिक जीवन में बहुत ही सामना करना पड़ता, कठिनाइयों का। ठीक है, देखिए लिखा हुआ मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को बहुत ही तरह से सुलझाती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होता है वह विनिमय के किसी भी वस्तु को खरीदने सेवाएं के लिए आसानी से लेकर सकता है। ठीक है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है, जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसे अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करते हैं, आवश्यकता के लिए दोहरे संयोग की जरूरत का खत्म करता है। इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जो नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न, ये मैप से संबंधित है और आपको पता है कि मैप से संबंधित एक प्रश्न का वीडियो मैं आपको लेकर आ चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इंडिया स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां से क्लिक कीजिए, सभी मैप का आपका प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा, वहीं से आपका एक फिक्स है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक नई वीडियो में।